चलिए, इससे पहले के सेशन में हमने 5 क्वेश्चन किए हैं सिर्फ। क्यों किए हैं 5 क्वेश्चन आप जानते ही हैं, हम हर क्वेश्चन को डिटेल में समझ रहे हैं, उसमें जो भी टॉपिक आपका आ रहा है उसको हम थोड़ा सा कर ले रहे हैं, राइट। अब एक क्वेश्चन आपके सामने रहा, 1 मिनट का समय मैक्सिमम लीजिए आप लोग समझने के लिए। क्वेश्चन को खुद पढ़िए और आंसर बताइए इसका। Gender as a social construct. Third. Yes, sir, third वाला gender as a social construct. वेरी गुड, Third. ठीक है। तो देखिए, सोसाइटी डिटरमाइंस द रोल ऑफ मेल एंड फीमेल। समाज जो है वो पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण कर देता है। क्या मतलब हुआ इसका? जेंडर एज अ हेरिडिटी नहीं, हेरिडिटी मतलब कि जो माता के गर्भ से निकलते हुए बच्चे को मिल रहा है उस समय तो उसको सिर्फ उसका शरीर मिलता है और जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो मिलते हैं, बाकी तो कुछ नहीं मिलता ना। अभी वो लड़का है लड़की है या उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, जेंडर या हेरिडिटी क्या करें हम तो सिर्फ पैदा होते समय उसका जो सेक्स होता है उसकी जानकारी मिलती है कि वो मेल है और फीमेल है, दैट्स इट, खत्म, राइट। लेकिन वो मेल है तो वो क्या करेगा, फीमेल है तो क्या करेगी, इस बात का निर्धारण जन्म से नहीं होता। जेंडर एज एन इंट्यूटिव कंस्ट्रक्शन, पहले से ही पता है हमको कि कौन क्या करेगा कैसा करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, समाज में हम निर्धारण करते हैं कि पुरुष क्या करेगा महिला क्या करेगी। समाज में हम निर्धारण करते हैं कि बच्चों का दायित्व क्या है और उनके माता पिता का दायित्व क्या है। समाज में हम निर्धारण करते हैं, अगर हमारा विद्यालय है तो उस विद्यालय में शिक्षकों का दायित्व क्या है और छात्रों का दायित्व क्या है, और साथ ही साथ वहां उस विद्यालय के प्रधान अध्यापक का क्या दायित्व है, उस संस्थान में जो क्लरिकल स्टाफ है 4th क्लास है उनका दायित्व क्या है। इस सब कुछ कौन डिसाइड करता है? समाज डिसाइड करता है। यस और नो? क्यों? Yes, sir. अब जब हम बात कर रहे हैं कि मैंने स्कूल की बात की तो आप कहेंगे कि स्कूल में कौन सा समाज आ गया, तो आप लोगों को जानकारी होगी कि स्कूल भी एक सोसाइटी के अंतर्गत ही चलता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके लिए एक सोसाइटी यानी एक समाज बनाया था, और समाज जो बनता है हर समाज के अपने कुछ नियम होते हैं, उन नियमों के आधार पर ही वहां के जो लोग होते हैं उन्हें पालन करना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आंसर तो आपने दे दिया था, बट ये आंसर क्यों है इसकी थोड़ी सी व्याख्या मैंने करने का प्रयास किया है। जेंडर एज एन, सर, हाँ बोलिए सर जैसे परिवार, सर जैसे परिवार को ना, जैसे समाज वाला इसमें क्वेश्चन आता है कि परिवार और विद्यालय के लिए आता है ना कि प्रथम इकाई तो परिवार ही है ना प्रथम समाज की प्रथम इकाई। बिल्कुल बिल्कुल, परिवार ही प्रथम इकाई है, ठीक है, कोई दो राय नहीं। क्वेश्चन और आता है ना, आपके बैकग्राउंड में मुझे विद्या हारमोनियम की आवाज आ रही है। जी बेटी बजा रही सर। बंद करवाओ, बिल्कुल पढ़ाई में ध्यान दो अभी फिलहाल। बेटी से को बेटा तेरी पढ़ाई के टाइम मैं नहीं बजा रही हूँ तो मेरी पढ़ाई के टाइम तुम मत बजा, ठीक है, सीखना जरूरी है लेकिन पढ़ाई के टाइम पे बिल्कुल नहीं, ठीक है। वो ध्यान बढ़ता है आपका ही, हमारे तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी से निवेदन है जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर आपके बैकग्राउंड में कुछ भी ऐसा हो रहा है हटाओ उसको प्लीज, यहाँ पर ध्यान आपका तभी आ पाएगा ढंग से, ठीक। चलिए, या फिर एक काम कर सकते हो कि हेडफोन लगा लो कान में ताकि बाहर की आवाज बिल्कुल ना आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब हम लोग। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए आया है, इस क्वेश्चन को पढ़ो और इसका आंसर दो। चलो 1 मिनट का समय हमेशा की तरह। सर बी वाला। प्रगति को दर्शाएगा तो बी बनेगा। बी।
चलिए अब आ जाए इस प्रश्न के उत्तर की तरफ। थर्ड वेरी गुड। किसने बोला थर्ड? ये नाम बताएं अपना। सुरभि। सुरभि, राइट आंसर सुरभि। देखो अब आपका आंसर जो बी है वो क्यों गलत है, समझो इसको। ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन, क्रेडिट, क्या ये सिर्फ स्कूल में ही होता है? आजकल क्रिकेट मैच चल रहा है, आप देख रहे होंगे, इंडिया न्यूजीलैंड का मैच हो रहा है, तो वहां पर ग्रेड्स नहीं होते, वहां पर कोडिंग नहीं होती। भाई ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन ये जो है, ये किसी भी तरह का अगर मूल्यांकन होगा, किसी भी तरह का, तो वहां आपका देखने को मिलेगा। और चलो पहले से स्टार्ट करते हैं। कक्षा में बच्चों की स्थिति का निरूपण। कक्षा में बच्चों की स्थिति का निरूपण को कोई मतलब नहीं होता। बच्चों की स्थिति क्या है क्या नहीं है कक्षा के अंदर, वो उसका निर्धारण हमारा ग्रेडिंग कोडिंग के अनुसार नहीं किया जाता है। आलेख पत्र या रिपोर्ट कार्ड में अकादमिक प्रगति को दर्शाने के लिए बिल्कुल सही आंसर है, ये हो सकता है इसका, ठीक है। लेकिन वो आलेख पत्र क्या है? बताओ आलेख पत्र क्या है भाई? यानी कि जो रिपोर्ट कार्ड वो क्या है? आपने बच्चों का मूल्यांकन किया, उनका असेसमेंट किया, तभी तो रिपोर्ट कार्ड बनेगा या नहीं? बताइए। जी सर। तो वो जो अधिगम करता है वो बच्चे जो है, उनकी उपलब्धि क्या है? जैसे अभी आप सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपका कुछ स्कोर होगा, मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है, ग्रेड मिलेगा कुछ, ठीक है। तो ये सब क्या है? आपकी जो उपलब्धि है उसके आकलन की एक गणन विधि है, ठीक है। और परीक्षा का मूल्यांकन, उत्तर पत्रों के मूल्यांकन प्रक्रिया तो नहीं है आपका। तो इसके दो आंसर आपके सही हो सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के, दूसरा भी और तीसरा भी, राइट। बट अगर हम पेडागोजी के पर्सपेक्टिव में देखें तो ये आंसर इसका ऊपर वाले से, सेकंड वाले से ज्यादा बेटर है। आप सुन रहे हैं ना? जिन्होंने सेकंड आंसर बोला है, मैं उनको गलत नहीं बोल रहा हूँ, वो भी ठीक है, बट इस सेकंड से ज्यादा जो गंभीर जो कहें कि जो डिटेल जो आंसर आपका है वो कौन सा है? क्वेश्चन आंसर नंबर 3 है, राइट। अब ऐसे प्रश्नों में क्या होता है एग्जामिनेशन में कि अगर जो क्वेश्चन बनाने वाले ने सेकंड क्वेश्चन को अपने संज्ञान में रखते हुए क्वेश्चन बनाया है, तो सेकंड वाले को ही सही आंसर बोलेगा, अदरवाइज थर्ड वाले को आंसर बोलेगा। कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन कैसे बन रहा होता है, बुक पकड़ी, इवैल्यूएट जो भी क्वेश्चन बनाने वाले होते हैं ना, बुक पकड़ते हो, बुक में उन्होंने पढ़ा, हाँ ये आंसर इसका, तो ये टिक कर दिया, ऐसा होता है, ठीक। बट इसका जो एक देखा है तो व्यवहारिक तरीके से इसका आंसर 3 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए, फटाफट पढ़िए। सर फर्स्ट। सर फर्स्ट। सर फोर्थ, अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में। ये प्रश्न भी और इसके उत्तर भी बिल्कुल 7th क्वेश्चन की तरह ही है। देखो, यस सर। असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट हेल्प्स, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। पहला ऑप्शन आपका है कि शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, बिल्कुल सही आंसर। क्योंकि आपने बच्चों को कुछ पढ़ाया, अब पढ़ाने के बाद फिर आपने मूल्यांकन किया। आपको पढ़ाया ना मैंने 3 फेज ऑफ टीचिंग, फर्स्ट फेज प्रीएक्टिव फेज, सेकंड इंटरेक्टिव, देन पोस्ट एक्टिव। तो पोस्ट एक्टिव फेज में आप इवैल्यूएशन करते हैं और
इवैल्यूएशन दो चीजों का होता है, एक तो बच्चों को कितना आया और आपकी जो विधियां हैं वो कितनी सही थी। यानी कि आप अपनी जो शिक्षण विधियां होती हैं उनकी प्रभावशीलता को चेक करते हैं, इवैल्यूएशन इसके लिए किया जाता है। ठीक। दूसरा है कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं के क्षमता समूह को बनाने में। ठीक है, ये भी हो सकता है, बट अभी फिलहाल इससे बेटर तो नहीं है। शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में नहीं, ये बिल्कुल नहीं है इसका आंसर। देखो सेकंड वाला फिर भी इसका आंसर हो सकता है, बट थर्ड वाला बिल्कुल इसका आंसर नहीं है। ठीक है, अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखना, ये भी इसका एक आंसर हो सकता है, बट फिर वही बात आती है, व्यवहारिक रूप से बात करें तो इसका फर्स्ट आंसर जो है वो इन सब में बेस्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि जब शिक्षक मूल्यांकन के माध्यम से जानकारी ले पाएगा कि बच्चों को आया है या नहीं आया है, तो वो समझेगा कि मैंने जिस तरीके से पढ़ाया, जो विधि प्रयोग की है वो सही है या नहीं है। अगर सही नहीं है तो फिर वो नई विधि का प्रयोग करेगा, और दूसरा सही है तो फिर वो उसी विधि को आगे बढ़ाएगा, और उसी के साथ साथ उसको जानकारी मिलेगी कौन कौन से बच्चे पढ़ने में इंटेलिजेंट है और कौन कौन से आपके इंटेलिजेंट नहीं है, फिर उनकी ग्रुपिंग भी कर पाएगा वो। समझ में आ रहा है ना? तो इसका सेकंड आंसर भी, फर्स्ट भी और फोर्थ भी तीनों ठीक है, बट तीनों में जो सबसे अच्छा आंसर है वो आपका पहला ही आंसर। जी सर। फटाफट देखिए क्वेश्चन। सर समावेशी है तो समता और समान अवसर होगा, इक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटी। फर्स्ट। इंक्लूसिव एजुकेशन तो यही बताता है। सभी लोग पहले ही ऑप्शन से संतुष्ट हैं या कुछ और भी कहना चाह रहे हैं? बाकी के ऑप्शंस मुझे लग रहा है कि आप लोग पढ़ नहीं रहे हो ढंग से, अगर पहला आपको लग रहा है कि हाँ ठीक ठाक है तो। नहीं सर, पहला ही होगा। सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण भी हो सकता है। सर सामाजिक संतुलन को भी बोल सकते हैं, बट उससे भी ज्यादा जो पहले हम प्रेफरेंस करेंगे वो समता और समान अवसर करेंगे। ठीक है, तो अभी आप लोगों से एक निवेदन है कि जब आप एग्जाम देंगे परसों, तो भले ही आपके प्रश्न को पढ़ने के बाद पहला ऑप्शन आपको लगेगी सही है, लेकिन आप चारों ऑप्शन जरूर पढ़ें। ठीक, और उनमें से आप कट करते हुए चलें। देखो समावेशी शिक्षा में हम कोशिश करते हैं कि बच्चा चाहे कैसा भी हो उसको बिल्कुल समान अवसर मिले, और हम उसके साथ समान भाव रखें। मतलब कि ऐसा नहीं कि बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है, हमारे हर प्रश्न का उत्तर देता है और उसको हम ज्यादा मोटिवेट कर रहे हैं, और जो पढ़ने में अच्छे नहीं है उनको हम मोटिवेट नहीं कर रहे, ऐसा नहीं, सबको बराबर। तो समता समानता तो इसका एक प्रिंसिपल है ही। सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, ये इसका किसी प्रकार का कोई प्रिंसिपल नहीं है। विश्व बंधुता से भी कोई अर्थ नहीं है, इसका लेना देना है नहीं है। लेकिन सामाजिक संतुलन भी इसका एक सही उत्तर हो सकता है यहाँ पर। ठीक, लेकिन सामाजिक संतुलन जो है वो कई सारी चीजों से बनता है, और उसी में आपकी आती है समता एवं समान अवसर। अगर ये मिले, हर किसी को उसकी क्षमता के अनुसार अवसर मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, तो डेफिनेटली समान सामाजिक संतुलन बन जाएगा। तो इसका आंसर आपको यही रखना है। ठीक है, समता एवं समान अवसर। पढ़िए इस क्वेश्चन को। सर 1995। फर्स्ट 1995। ठीक है, 2016। ठीक है। The Rights of Persons with Disability Act has been enacted in the year of 1995. अरे यार सॉरी,
एक मिनट, 1995 और रिवाइज किया गया इसको 2016 में। ठीक है, अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहेंगे तो आप नेट से पढ़ सकते हैं कि जी दो, सर। हाँ 1995 में इसको सबसे पहले, और ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया हुआ है, राइट, ये प्रश्न आपका इससे पहले भी आया हुआ है। सर इस पे एज का बता दीजिए, एज वाला क्वेश्चन भी आया था। कौन सा क्वेश्चन आता है ये वाला? बताइए। सर ये दिव्यांगजन जो अधिकार और शिक्षा का इसमें जो आया था ना, इनका जो शिक्षा का अधिकार नियम वाला जो था, जैसे एक तो हमारा आरटीआई वाला है, राइट टू एजुकेशन वाला, और एक जो इनका था दिव्यांगजन की शिक्षा के लिए जो था, उसमें एज था ना कुछ, कि एज वाला क्वेश्चन आया था सर अभी कुछ टाइम पहले। देखना पड़ेगा उनको क्वेश्चन क्या था करके ना, वो सब बता पाऊंगा उसमें। ठीक है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखो ये थोड़ा सा इसमें देख लीजिएगा, ये पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, ये है नाम आपका 1995 में, राइट्स ऑफ ये आपका 2016 है इसका आंसर। ठीक है, 1995 में जो एक्ट आया था वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट के नाम से आया था। ठीक है, और द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट जो है 2016 का ही है। ठीक है, ये इसका आंसर 2016 है। हाँ आंसर 2016 ही है इसका। ठीक, फिर मैं बोल दे रहा हूं कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट इस नाम से 1995 में था ये, फिर 2016 में रिवाइज किया गया है इसको, और उस समय रिवाइज करते समय इसका जो नाम है पूरा वो द राइट्स ऑफ, ये टर्म इसमें आपका ऐड किया गया है। ठीक है, तो इसको आप लिख ही लीजिए, 1995 डैश पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट और 2016 डैश द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट। ठीक है, और जो एज है इसमें 2016 में इसे 6 से 18 वर्ष के लिए रखा गया है। किरण ये नोट कर लीजिएगा इसको। जी सर, 18 ईयर्स। जो क्वेश्चन पूछा है आपने उसमें ऑप्शन में देख लेना, आपका ये है नहीं है करके। हाँ चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। सर पहला वाला। बाकी लोगों का क्या मत है, बाकी लोग बताएं।
सर फर्स्ट। सर फर्स्ट। अच्छा, ये आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में चेक कर लीजिएगा, मैंने एक फोटो भेजा हुआ है ना, उसमें जो राइट, ये डिसेबिलिटी एक्ट वाला जो आपका है ना, अभी जो बताया था आपको इससे पहले, उसमें कौन कौन से डिसेबिलिटीज कवर की जा रही हैं वो भेज रहा हूं। हो सकता है एग्जाम में ऐसा पूछ दे, विच अमंग द फॉलोइंग डिसेबिलिटी इज नॉट, है ना, कवर्ड इन दिस एक्ट। तो ये देख लीजिएगा, 21 टोटल डिसेबिलिटीज हैं, मतलब 21 कुल मिलाकर के डिसेबिलिटीज हैं, और उनका जो कैटेगराइजेशन है वो भी उसमें भेजा गया है। अभी चेक कर लो व्हाट्सएप में अपने, सबको मिल गया नहीं मिल गया, कंफर्म कर दो एक बार। चेक कर लीजिएगा सभी, और इसको नोट ही कर लेना अपनी कॉपी में, राइट? सर आगे। ठीक है, तो इतना तो हमेशा याद रखना कि ये जो डिसेबिलिटीज हैं वो कितनी हैं, 21 है आपकी टोटल। अब इस प्रश्न की तरफ चलते हैं। जैसा कि अभी आपसे सुना मैंने कि इसका ऑप्शन जो है पहला है, तो देखते हैं, पढ़ लेते हैं वाले से। चिल्ड्रन विद इंडिविजुअल डिफरेंस शुड बी टॉट इन स्कूल हैविंग टीचर्स। ठीक है, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां पर शिक्षक ट्रेन्ड टू यूज डिफरेंट पेडागोजी टू मीट देयर डाइवर्स लर्निंग नीड। बिल्कुल, ये इसका एक आंसर हो सकता है। मैं फिर कह रहा हूं, जब तक हम 4 के 4 ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, हम जजमेंट नहीं करेंगे कि इसका आंसर कौन सा है। तो ऐसा होना चाहिए भाई, टीचर को पता होना चाहिए कि अगर ये बच्चा किस तरीके से सीख सकता है, उसको वैसे सिखाओ। माना कोई बच्चा स्पोर्ट्स पसंद करता है तो एग्जाम्पल स्पोर्ट्स के दो उसको, कोई म्यूजिक पसंद करता है उसको स्पोर्ट्स, उसको एग्जाम्पल म्यूजिक के दो। ट्रेन्ड टू टीच चिल्ड्रन विद स्पेसिफिक इंडिविजुअल डिफरेंस ना, ट्रेन्ड टू मेक देम होमोजीनियस ना, ये तो बिल्कुल नहीं है आंसर इसका। होमोजीनियस मतलब जानते ना आप, जो एक ही जैसे बच्चे होंगे उन्हीं को पढ़ाने के लिए उसको ट्रेनिंग दी गई है। मतलब अगर एक क्लास में सारे बच्चे 90% लाते हैं तो होमोजीनियस हो गए। अगर एक क्लास में कुछ बच्चे 90 ला रहे हैं, कुछ 40% ला रहे हैं, कुछ 70 ला रहे हैं, कुछ 60 ला रहे हैं, कुछ फेल हो रहे हैं, तो वो हो गया आपका हेटेरोजीनियस। समझ में आ रहा है? हेटेरो मतलब अलग अलग तरीके के, होमो मतलब एक जैसे। अंग्रेजी में हम पेडागोजी में टर्म यूज करते हैं होमोफोन्स, मतलब जिनकी साउंड एक जैसी होती है। नहीं, टू टीच इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ क्लासरूम, इसका आंसर पहला ही आपका। ये तो बहुत आसान प्रश्न लग रहा है मुझे, फिर ऐसा प्रश्न तो नहीं पूछना चाहिए एग्जाम में, थोड़ा टफ बनाना चाहिए। चलिए बताइए, आगे क्वेश्चन आपकी है। किरण, आई थिंक आप यही वाला प्रश्न पूछ रही थी ना? सर सेकंड वाला 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। कौन कह रहा है ऐसा? ठीक है, सर डी। डी। सर 6 to 18 वर्ष। देखो देखो समय लो। हाँ सर यही वाला क्वेश्चन है। दिव्यांगजन का तो फिर 18 इयर्स तक वाला 18 या 22 साल ऐसा कुछ था, फिर कंफ्यूज हो गई। 18 था शायद, 18 वर्ष। हाँ, 6 से 18 वर्ष। ठीक, वो तो अभी तुमको बताया मैंने, 6 से 18 वर्ष करके ना। किसी क्वेश्चन में अगर डाउट होता है तो उसको भी आप प्लीज एक बार चेक जरूर करिएगा, ठीक है? और ये भी ध्यान में रखना है कि ये कौन से एक्ट की बात कर रहा है। ये एक्ट की बात कर रहा है आपका आरटी की, ठीक है? तो अच्छा, आरटी से संबंधित कुछ प्रश्न पूछ लेता हूँ, फिर आपसे मैं लगे हाथों। आप ये बताइए मेरे को कि आरटी, सर आरटी में तो मेरे ख्याल से 14 तक था ना सर? बेटा 14 तक का जो नॉर्मल बच्चों के लिए था ना। हाँ सर आरटी में तो सर
14 तक आना चाहिए था। 18 वाले में तो वो होगा ना डिसेबिलिटी वाला, इसका बी होने चाहिए सर। क्या होना चाहिए? बी बी। वाला ऑप्शन होना चाहिए सर। हाँ चलो वो होगा, उसको कंफर्म कर लेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है, कौन सा है करके। मुझे बताओ कि आरटी जो है कब लागू हुआ? 1 सर अप्रैल 1 अप्रैल 2010। 2010 से। ठीक है, अब ये बताओ कि आरटी में कौन कौन से जो आर्टिकल्स हैं उन पर अपनी व्याख्या रखी गई है। बताओ। बताओ बताओ। बताओ आर्टिकल नंबर। अरे भाई पूछेगा एग्जाम में, क्या करोगे आप लोग हैं? 21A, 45 और 51A के अंदर जो 11th आपका राइट टू एजुकेशन है उसको जोड़ा गया, सॉरी ड्यूटी जोड़ी गई, कर्तव्य जोड़ा गया। तो 21A के अंतर्गत यह मौलिक अधिकार, संविधान के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत। हाँ, एक संविधान का जो अनुच्छेद 21A है या 21A है, इसके अंतर्गत शिक्षा हर किसी बच्चे का मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत हर राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह अपने अपने राज्य क्षेत्र में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा, ठीक है। इसके बाद 51A जो कि मौलिक कर्तव्य बताता है हमारे 11, उसके अंदर 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। तो नंबर 11 कहां पर आता है? काउंट कर लो, ABCDEFGHIJK। तो क्या आएगा आपका? बताओ 11 वाला कहां पर आएगा? के आ जाएगा आपका, इसके अंदर के कर दीजिए वैसे आपके, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं, ये तीनों के तीनों आर्टिकल आपके संविधान में जोड़े गए थे 2002 में, और किसके अंतर्गत? 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, ठीक है। ये भी आप नोट कर लीजिए। सर 86वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। किसने कहा ऐसा? 86वां संविधान, मैंने बोला ना 86 2002 में, 86वां संविधान संशोधन 2002 में, 1956 में कैसे हो जाएगा? ठीक है, लिख लीजिए कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत अनुच्छेद 21A डैश निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकार के रूप में, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 45 राज्य के नीति निर्देशक के रूप में तथा एवं 51A ब्रैकेट में के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य के रूप में सम्मिलित किया गया, ठीक है, सम्मिलित किया गया। ठीक है, इसके बाद ये मैं जो दिखा रहा हूं अभी आपको, ये पूछा गया है एग्जाम में, आपसे पूछ सकता है कि अनुच्छेद 21A
कब सम्मिलित किया गया संविधान में, तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई 2009 लिखा हो, 2002 में सम्मिलित किया गया ये, ठीक है। 2009 में तो कानून बनाया गया और इनके आधार पर ही कानून बनाया गया है, इन तीनों के आधार पर, राइट। अब आरटी एक्ट की बात करते हैं हम थोड़ा सा। तो आरटी एक्ट, जैसा कि मैंने बोला है आपको कि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उस पर हम डिटेलिंग करेंगे, आवश्यकता होगी तो। जो ये आरटी एक्ट है आपका, इसमें सामान्य बच्चों को, देखो जो इस प्रकार के डिसेबल बच्चे हैं उनके लिए तो आपका 6 से 18 वर्ष है। सामान्य बच्चों को 6 से 14 वर्ष की निःशुल्क शिक्षा, जो कि कक्षा 1 से लेकर के 8 तक की होगी, दी जाएगी। यहाँ पर एक विशेष बात पूछी जाती है कई बार, एसएमसी के गठन की बात की गई है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के गठन की बात की गई है। याद रखना है इस बात को, ये बहुत पूछा गया एग्जाम में आपसे। और इस मैनेजमेंट कमेटी में उस ग्रामीण क्षेत्र या फिर उस क्षेत्र की जहां पर विद्यालय रहता है कि सदस्य ही कि लोग ही यहाँ के सदस्य होंगे, ठीक है। इस कमेटी का जो अध्यक्ष जो सचिव होता है वो हमेशा हेडमास्टर होता है स्कूल का, राइट। और अध्यक्ष तो कोई भी हो सकता है। एसएमसी का सदस्य वही बन सकता है जिसके बच्चे विद्यालय में पढ़ते होंगे। ग्राम प्रधान भी अगर है तो वो भी इसका अध्यक्ष नहीं बन सकता जब तक उसके बच्चे विद्यालय में ना पढ़ रहे। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है आरटी एक्ट को लेकर के। इसी आरटी एक्ट के अंतर्गत नो डिडक्शन पॉलिसी लागू की गई थी, मतलब कि कोई भी बच्चा कक्षा 1 से 8 तक फेल नहीं होगा, सब पास हो जाएंगे। इसी आरटी एक्ट के अंतर्गत पहली बार सीटेट के एग्जाम को शामिल करने की बात की गई थी, ठीक है। और सीटेट 1 एंड सीटेट 2, सीटेट 1 आपको कक्षा 1 से 5 तक के लिए आपको पता ही है, और 2 आपका 6 से 8 तक के लिए अनिवार्य रहेगा, ये ऐसा कहा गया है। टीचर बनने के लिए बीएड के बाद ये करना अनिवार्य रहेगा। तो कुछ बातें आरटी एक्ट को लेकर के है जो इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आपको पता ही है, नहीं पता तो मैं एक लिंक आपको शेयर कर दूंगा, उसको देख लीजिएगा आप, है ना। इस क्वेश्चन को देखिए आप, फिर मीटिंग दोबारा ज्वाइन करके ही इस पर डिस्कशन होगा। बहरहाल इस क्वेश्चन को देखिए और इस पर अपने जो भी आंसर आपको लग रहा है वो बताइए।